नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देववंत सिंह। टीम इंडिया और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली गई है, लेकिन उसके बाद आज वनडे की बारी है, यानी कि दूसरा वनडे मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाना है, जिस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 10 विकेट से अपने नाम किया था, जो कि काबिले तारीफ था। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे भी चल रही है। ऐसे में यदि आज हिंदुस्तान की टीम इस मैच को जीत जाती है तो कहीं ना कहीं सीरीज पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा, यानी कि 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया जाएगा। फिर नजर रहेगी हमारी तीसरी टी20 पर। लेकिन जिस तरीके से तीसरी टी20 में टीम इंडिया ने खेला था, और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हाल रहने वाला है तीसरे वनडे में, क्योंकि टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका रहेगा कि वो युवा खिलाड़ियों को उसमें मौका दे। इंग्लैंड टीम ने हाल ही में भारत के खिलाफ टी20 सीरीज करवाई है। ऐसे में उनके ऊपर भी दबाव रहने वाला है, यानी कि अगर आप वनडे सीरीज को भी हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक खबर हो सकती है। यदि आज इंग्लैंड जीत जाता है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी, तो तीसरे मुकाबले में सभी की नजर रहने वाली है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच चालू होने वाला है और सभी की नजर इस पर रहने वाली है, क्योंकि ये एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस मैच में बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर खेल सकते हैं। हो सकता है कि विराट कोहली की भी टीम में वापसी हो जाए, क्योंकि चोट के चलते विराट कोहली पहले मैच से बाहर हो गए थे। लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि विराट कोहली अभी तक पूरी तरीके से फिट साबित नहीं हो पाए हैं। अगर विराट कोहली फिट हो जाते हैं तो टीम इंडिया से किसे बाहर किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो रोहित शर्मा यहां पर बतौर कप्तान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। शिखर धवन भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4, ऋषभ पंत नंबर 5, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और चहल की यहां पर टीम में वापसी होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहली टीम खेली गई थी, यानी कि पहले वनडे में जो टीम उतारी गई है, उसी टीम के भरोसे दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया मैच खेलने जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप मैच को जीत जाते हैं तो आप अपनी प्लेइंग 11 के साथ कोई भी बदलाव ना करें। आज इन्हीं सब को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रदीप टंडन जी मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर मैच चालू होने वाला है। आपको लगता है क्या विराट कोहली की टीम में वापसी हो पाएगी? लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि विराट कोहली अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया को वही प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए जो पहले वनडे में टीम इंडिया ने उतारा था? देखिए, अगर विराट कोहली फिट है तब तो वो निश्चित है कि अंदर आएंगे, जी सर। क्योंकि आप उन्हें अभी ड्रॉप करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर विराट कोहली फिट नहीं है तो वही टीम खेलनी चाहिए और खेलेगी भी, जो हमारी जीती हुई टीम है। नेवर ब्रेक ए विनिंग कॉम्बिनेशन, ऐसा कहा जाता है। जी, देखिए सर, टीम इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आज उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो सीरीज को अपने नाम करें। जो लॉर्ड्स का जो मैदान कहा जाता है, एक बड़ा मैदान कहा जाता है, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ऊपर ये दबाव रहेगा कि आप सीरीज को अपने नाम करें, और ताकि आप तीसरे वनडे में युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकें। देखिए, दबाव बस यही है जो अभी आपने आखिरी लाइन बोली कि तीसरे मैच में अगर हम यहाँ से विन कर जाते हैं, मैच जीत जाते हैं, तो हमारी निर्णायक बढ़त हो जाएगी। और फिर हम तीसरा मैच हारे या जीते, सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट का रह जाता है वो कि हम एक मैच जीत गए, एक मैच हार गए। सीरीज हम आज ही जीत लेंगे अगर, तो ये बहुत ही प्रभाव डालने वाला होगा। दूसरी बात ये भी होगी कि नए खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। नए जी खिलाड़ियों को मौका मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर, जी। लॉर्ड्स के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो दोनों टीमों के बीच में 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने करीब 4 मुकाबले जीते हैं, और इंग्लैंड की बात करते हैं 3 मुकाबले उन्होंने जीते हैं और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया का दबदबा आज भी कायम है, लेकिन आज का मुकाबला बेहद ही अहम रहने वाला है टीम इंडिया के लिए। हाँ, निश्चित रूप से ग्राउंड्स के रिकॉर्ड्स होते हैं अपने, ट्रेंड्स होते हैं अपने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हम इस ग्राउंड में अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमेशा बहुत अच्छा करते रहेंगे, जी दूसरी टीम बहुत खराब कर रही है तो खराब करती रहेगी। ऐसा मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता है। और ये दिमागी तौर पे थोड़ा बहुत असर किसी के, क्योंकि देखिए, टीम चेंज हो, किसी एक खिलाड़ी पे जी असर हो सर। सकता है लेकिन टीम बदलती रहती है, खिलाड़ी बदलते रहते हैं, तो माहौल और टेम्पो सब बदलता रहता है। ऐसा जी कुछ नहीं है कि हम इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे, या खराब है तो बहुत, जी सर। ऐसा सर कुछ नहीं। जी सर, अगर अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें एज कंपेयर टू इंडिया, इंग्लैंड के ऊपर ज़्यादा दबाव रहने वाला है, क्योंकि उनका घरेलू मैदान है।
आपने टी20 सीरीज को भी हरा है। इंग्लैंड की बात करें, अब वनडे की बारी है। आपने पहले मैच में जिस तरीके से आपको हार का सामना करना पड़ा है, आपने सबसे बड़ी बात तो ये, आपने सबसे बड़ी अपनी टीम को उतारा था, जो आपकी सबसे मजबूत टीम है, आपने उनको उतारा था। लेकिन आपके जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो 0 पर आउट हो जाते हैं। तो इंग्लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा दबाव रहने वाला है। निश्चित रूप से जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारी थी, और लेकिन वो भी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बुमराह की बॉलिंग बिल्कुल नहीं खेल पाया कोई भी खिलाड़ी उनका। तो अब उनके सामने ये एक विषय होगा, जरूर सोचने के लिए मजबूर होंगे कि क्या किया जाए और हम क्या करें। जी सर। तो एक आध ही चेंजेस वो लोग बैटिंग लाइनअप में करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि बस बाकी तो और विशेष कोई मुझे चेंज नहीं लगती है कि बैटिंग एक ही बैट्समैन शायद बदलेगी। जी, तो सर आपको लगता है जैसन रॉय को इंग्लैंड अपने बाहर कर सकता है? क्योंकि जैसन रॉय जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, निराशाजनक बल्लेबाजी कर रहे हैं, कभी 0 पर आउट होते हैं। और पहले मैच की बात करें, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, आपने भी देखा होगा कि बॉल बैट पे आ नहीं रही थी, अंदर बाहर जो बॉल जा रही थी अच्छी तरीके से उसे लेफ्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और बैट और पैड के बीच में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बुमराह ने उनको आगे बॉल डाली और बोल्ड हो गए। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है कि आप आउट हो रहे हैं, ये एक विषय है, लेकिन दूसरा विषय है आप कैसे आउट हो रहे हैं। जी आप खेल ही नहीं पा रहे हैं, आपके बल्ले से गेंद लग नहीं रही है, आप गेंद को जज ही नहीं कर पा रहे हैं, आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि गेंद कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है कि आउट तो देखिए सब होते हैं, आउट तो सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कैसे आप आउट हो रहे जी हैं ये आपकी फॉर्म दिखाता है। उसको देख के लगता है कि जैसन राय इस समय बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और शायद वो बाहर हो गए। जी सर। तो सर कहीं ना कहीं उनकी जो पूरा टेक्निक भी सामने आई है पहले मुकाबले की, मैं मुख्य तौर पर बात करना चाहूँ। टेक्निक देखिए उनकी क्या है कि वो बेसिकली वो ओवर्स क्रिकेट के खिलाड़ी है, T20 हो चाहे वनडे हो। तो वो जो बल्ला फेंक के खेलते हैं, बिल्कुल जो जो क्लासिक बल्लेबाजी का एक गुर होता है कि बैट और पैड साथ साथ चले, वो उनमें देखने को नहीं मिलता, और वो वही मात खा जाते हैं। जब भी गेंद मूव होगी उन्हें परेशानी होगी, और ऐसा ही हो रहा है जी कि वो बिल्कुल हमारी मूविंग डिलीवरीज को बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं। जहाँ पाटा विकेट होगा, जहाँ बल्ला फेंक के उनको रन मिल सकते होंगे, वहां तो वो रन बना देंगे, लेकिन जहां जरा सा भी गेंद को मूवमेंट मिलेगा वहां उन्हें परेशानी निश्चित रूप से। जी सर, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर कुलदीप यादव की वापसी हुई है, विराट कोहली और बुमराह को आराम दिया गया है, और रोहित शर्मा यहाँ पर बतौर कप्तान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से विराट कोहली को यहाँ पर आराम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं हर दिन यही सवाल पूछता हूँ सर आपसे, T20 वर्ल्ड कप में आपके दिन ही कितने बचे हैं, आपको मुकाबले कितने खेलने हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले आप अपनी जो पूरी टीम है आप उसे वही चुन नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर KL राहुल की भी वापसी हुई है, KL राहुल को भी आपको खिलाना होगा, रोहित यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, विराट कोहली साहब टीम से बाहर हैं, तीसरे नंबर का भी आपको पता नहीं है कौन से खिलाड़ी को खेलना है, नंबर 4 कौन खेलना है ये भी आपको नहीं पता है, स्पिन जो डिपार्टमेंट है आपका, कौन कौन से गेंदबाजों को आप खिला रहे हैं, चहल के साथ जाएंगे, जडेजा के साथ जाएंगे, ऑलराउंडर की बात करना चाहें हार्दिक पांड्या, जडेजा है आपके पास, ऑलराउंडर हैं, तेज गेंदबाज हैं, लेकिन जो बल्लेबाज है, जो आपकी प्रॉपर लाइन लेंथ होती है, वो कहीं भी नजर नहीं आया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये एक इस पे पता नहीं क्यों विचार नहीं कर रहा बोर्ड। देखिए, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात, वनडे वर्ल्ड कप की बात करें जो इंग्लैंड में हुआ था, उसमें यही समस्या हमारे 4 नंबर की थी। हम आखिर तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि 4 नंबर पे हमें किसे खिलाना है, और वो चीज हमारे लिए बहुत घातक साबित हुई, और हमें वर्ल्ड कप भी गंवाना पड़ा उस 4 नंबर की पोजीशन ना होने की वजह से। जी और सर। आज हम ये पोजीशन, ये खेल खेल रहे हैं 3 नंबर के लिए। जी हम नहीं तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहां विराट कोहली खेलेंगे या कोई और खेलेगा, जी सर। और या कोई और भी खेलेगा तो वो कौन खेलेगा। ये हमें बहुत कॉस्टली पे करेगा। हमें इस बारे में अभी सोचना चाहिए, बोर्ड को इस बारे में, सेलेक्टर्स को गंभीर होना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि जैसे कोहली को बाहर इंजरी की बेस पे किया गया है और वेस्ट इंडीज को उन्हें रेस्ट दिया गया है, ये एक इंडिकेशन हो कि शायद वो अगला वर्ल्ड कप की टीम में ही ना हो। जी सर।
सर आपने नंबर जी। 3 की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी रहने वाला है कि आपके पास ओपनर कौन कौन जाने वाला है। आपके पास केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, शिखर धवन है। आप कौन कौन से ओपनर को वो खिलाना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल लगातार यही खड़े होते हैं। आप कभी ईशान किशन को मौका देते हैं, आप कभी रोहित को मौका देते हैं। चलिए ठीक है, रोहित तो आपके बतौर कप्तान आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन केएल राहुल का आप क्या करने वाले हैं? आप उनको नंबर 3 खिलाएंगे, आप उनको नंबर 4 खिलाएंगे, नंबर 5, या फिर आप उन्हें ओपनिंग देने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है शायद शिखर धवन को उस टीम में जगह ना मिले, जी और हम तीन ओपनर्स जो अभी आपने नाम लिए, ईशान किशन, केएल राहुल और रोहित शर्मा, ये तीन ओपनर हम साथ में लेके चलेंगे। डिपेंड करेगा कि तीन ओपनर्स में से दो बेस्ट कौन परफॉर्म करते हैं। शायद हम इन तीनों में से ही रोटेट करेंगे। और अगर ये भी हो सकता है कि देखिए, पहले मैच में तो मुझे लगता है जो भी हो, अगर राहुल इंजर्ड नहीं होंगे तो राहुल और रोहित ही ओपन करेंगे, और बाकी डिपेंड करेगा कैसी उनकी इसकी फॉर्म रहती है। जी सर। सर एक मुकाबले में पंत को भी ओपनिंग दी गई थी, तो आपको लगता है कि पंत के साथ आप ओपन करना चाहेंगे? देखिए, पंत नेचुरल ओपनर नहीं है, और हम ये बात तब हो सकती है जब हमारे पास ओपनर ना हो। जी हमारे पास चार चार ओपनर है, तीन तो अभी मैंने कह दिया लगभग कंफर्म है, लेकिन चौथा भी हमारे पास स्टैंड बाई बैठा है, अगर शिखर धवन या कोई और, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी पार्ट टाइम अरेंजमेंट करके किसी नीचे वाले बैट्समैन को ऊपर खिलाएं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बैट और चौथे कोहली भी है। अगर हम ओपनर की बात करें तो कोहली खुद तैयार है ओपन के लिए, उन्होंने ओपन कर चुके हैं पहले भी। जी तो सर। मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत इज गुड फॉर ओपनिंग। जी सर, जिस तरीके से दीपक हुड्डा ने प्रदर्शन किया है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 100 भी मारा है, 50 भी मारे हैं, तो आपको लगता है क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन होना चाहिए? हाँ, मेरा तो उनको पक्ष में वो मत रहेगा कि उनका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए और उन्हें जरूर लिया जाना चाहिए। जी। उसे ऑलराउंडर के तौर पर आप किसे देख पा रहे हैं? बुमराह हैं, आपने माफ कीजिएगा, आपके पास पंड्या हैं, आपके पास जडेजा हैं, और आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं। देखिए, ओपनर तो ऑलराउंडर तो ये, जहां तक हार्दिक पांड्या का सवाल है, तो वो और जडेजा तो पक्के ही है बिल्कुल। जी सर। शार्दुल ठाकुर का रहेगा कि कैसे, कब और कहाँ कैसे मौका मिलता है। जी सर, अगर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए बॉलिंग करते हुए आपको नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट होगा ये। ये बहुत ही अच्छा है कि वो बॉलिंग भी करने लगे हार्दिक पांड्या। वो जी सर। उनका बॉलिंग जो है डिपार्टमेंट, उनका बॉलिंग करते ही हमारी टीम को बहुत मजबूती मिल जाती है, और हम एक एडिशनल बैट्समैन या एक एडिशनल बॉलर जैसी हमारी जरूरत हो हम वैसी खिला सकते हैं। तो वो बहुत, अगर वो बॉलिंग के लिए फिट हो गए हैं तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये इंडियन टीम। जी सर, एज अ क्रिकेट कोच आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को टीम इंडिया से बाहर किया जाना चाहिए? मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मुख्य तौर पर, क्योंकि आपके पास ओपनर हैं, आपके पास दीपक हुड्डा, अगर आप उन्हें खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं। आपके पास नंबर 4 कौन रहने वाला है, नंबर 5 पे कौन रहेगा, नंबर 6 पे कौन रहेगा, नंबर 7 आपके लिए चलिए ठीक है, ऑलराउंडर कोई आता है अच्छी बल्लेबाजी वो कर लेता है, लेकिन जो ये 3, 4, 5, 6, ये जो 4 मध्यक्रम की बात करें मुख्य तौर पर, अगर आपके ओपनर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं तो आपका मध्यक्रम भी फेल हो जाता है, अगर आपके ओपनर चल जाते हैं तो आपका मध्यक्रम भी चल जाता है। ये कहानी थी आज से 1 से 2 साल पहले की, लेकिन आज की जो कहानी है, यानी कि ओपनर्स हमारे पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो जाते हैं। अगर हम पिछले मुकाबलों की बात करें, जो मध्यक्रम के बल्लेबाज होते हैं, जो युवा बल्लेबाज हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं एज कंपेयर टू स्टार प्लेयर, यानी कि विराट कोहली, रोहित हुए। मैं आपसे सहमत। और अगर आप देखें 2007 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो वो पूरी हमारी यंगस्टर्स की टीम जी सर। थी, और बड़े बड़े नाम उसमें नहीं थे कहीं भी। तो मुझे लगता है कि कोहली को अगर फॉर्म में नहीं है, या कोहली को इंजर्ड है, तो कोहली को ड्रॉप करना ही ज्यादा अच्छा है। देखिए, टीम से बड़ा कोई नहीं होता और देश से बड़ा कोई नहीं होता। जी सर। चाहे कोई भी हो, अगर आप बेस्ट अपना नहीं दे पा रहे हैं तो या तो आप खुद बैठ जाए, नहीं तो शायद आपको सेलेक्टर बैठा दें। जी सर, विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, अगर वो 2 से 3 साल रन नहीं बना पाते हैं तो उनको अपनी कमियों को लगातार सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है विराट कोहली लगातार अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी टीम इंडिया उनकी वजह से हार जाती है वर्ल्ड कप खुदा ना खास्ता, तो आप किसे दोष देना चाहेंगे? क्या आप बीसीसीआई के भरोसे रहने वाले हैं? क्या आप अपने आप को दोष देंगे? क्या आप कप्तान को दोष देने वाले हैं?
देखिए सेलेक्टर्स दोषी होंगे इसके लिए, जो भी डिसीजन लेना है वो सेलेक्टर्स को लेना है। जी सर। कोहली में रोहित में इतनी हिम्मत नहीं है, या टीम मैनेजमेंट में जो है वो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर कोहली हो तो कोहली को ड्रॉप कर। जी। लेकिन सेलेक्टर्स को तो ये काम करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने सचिन को भी एक मैसेज दिया था, जब सचिन रिटायर नहीं हो रहे थे और लगातार उनके बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे थे, तो दबाव था कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन बात ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो फिर ये सेलेक्टर्स ने टैक्टफुली उनको हैंडल किया था और उनके ऑनर में एक टेस्ट मैच करा के उनको विदा कर दिया था। ऐसा ही कुछ सेलेक्टर्स को प्लान करना चाहिए, बीसीसीआई को प्लान करना चाहिए। खिलाड़ी कोहली बहुत बड़े हैं, उनको ऐसे एकदम से बेइज्जत करके हटाया भी नहीं जाना चाहिए, जी। कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। जी, तो सर आपको लगता है कि विराट कोहली का जो करियर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि विराट कोहली ने हिंदुस्तान के लिए वो किया है जो आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया है। लगातार उनको सचिन के बाद यही माना जाता है कि विराट कोहली 100 सेंचुरी मारेंगे, लेकिन अब 2 से 3 साल की बात करते हैं तो विराट कोहली लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। तो इसमें कमी कहाँ पर आ रही है सर? आप अगर एक एज ए कोच हैं, आपको भी पता है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसे फ्लॉप होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े खिलाड़ी को आप ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। खिलाड़ी के साथ बैठ के मशवरा किया जाता है जी सर। कि भाई आपको क्या लग रहा है, आप खुद कहीं असमंजस में हो, खुद पेशोपेश में हो, आप क्या मेंटली अपने आप को इतना कमजोर पा रहे हो, कोई बात है ऐसी जो आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, क्या बोर्ड कुछ कर सकता है आपके लिए, टीम मैनेजमेंट कुछ कर सकता है आपके लिए, आप अपना बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव करना चाहे, तो ये बैठ के सेलेक्टर्स को उनके साथ मशवरा करना चाहिए। और अगर वो जैसा भी कहे, नहीं तो वो फिर ये उनके लिए एक रास्ता होगा ये कहने के लिए कि भाई देखो, हमने आपकी बात सुनी, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, आपने चाहा कि हमें मुझे ओपन कराया जाए, आपने चाहा मुझे 2 डाउन खिलाया जाए, 1 डाउन खिलाया जाए, हमने वो भी किया। अब आप रन नहीं बना पा रहे हैं, आपकी वजह से टीम सफर करेगी, तो क्यों ना आप खुद रिटायरमेंट ले लें। जी सर। तो इसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा होता है कि भाई, क्योंकि उसे फिर ये भी लगता है कि अब मैं तैयार तो मुझे होना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा। जी। तो इज्जत से निकलने का यही एक तरीका है कि उन्हें बैठ के मशवरा किया जाना चाहिए जी। उनके साथ, उसके बाद डिसीजन लिया। जी सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, या ये कहें कि उनको कप्तानी से निकाला गया था, उसके बाद उनके प्रदर्शन पर कुछ ज़्यादा ही वो इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि कप्तानी थी उनके पास, उनके ऊपर प्रेशर था, लेकिन वो 50 मार रहे थे, 70 मार रहे थे, 80 मार रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है उसके बाद तो उनको 50 आना भी बड़ी मतलब दुर्लभ सा हो गया है। वो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, कभी 10 मारते हैं, कभी 15 मारते हैं, कभी 20 मार के आउट हो जाते हैं। हाँ देखिए, टेक्निकली तो कोई वीक नहीं है, लेकिन ये बैट पैच है। और दूसरी बात ये है, मुझे सब ये लगता है कि थोड़ा अब उन पे उम्र का असर दिखने लगा है, क्योंकि उन्होंने उस दिन अगर आप देखें तो एक कैच भी छोड़ा और एक बाउंड्री भी उन्होंने नीचे से दी बिल्कुल, जो कि बहुत रेयर चीज है। इतना बड़ा खिलाड़ी इस तरीके की जी सर। फील्डिंग और इस तरह के कैचेस ड्रॉप करे, बहुत रेयर था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर उनके रिफ्लेक्स पे, उनके एज की वजह से पड़ रहा है। जी सर, वेस्टइंडीज दौरे के लिए केएल राहुल की वापसी हो चुकी है, जो कि टीम इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। वो राहुल बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत यूजफुल खिलाड़ी हैं टीम के लिए। वो हमेशा जब भी टीम में आएंगे वो टीम के लिए एक एसेट साबित होंगे। तो ये जी। बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि वो फिट है और वापस। जी सर, आप उन्हें ओपन कराना चाहते हैं या फिर नंबर 3 या फिर नंबर 4? कंडीशंस पे डिपेंड करेगा वैसे तो, कि कंडीशंस क्या कहती है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ओपन कराना चाहूंगा। जी सर, लेकिन मेरा मेरा आपसे एक पर्सनली सवाल रहने वाला है, क्योंकि जो भी एक खिलाड़ी होता है, मैं मुख्य तौर पर विराट कोहली की बात करना चाहूँ, रोहित की बात करना चाहूँ, जो बड़े बड़े मुकाबले होते हैं उसमें बड़े खिलाड़ी फ्लॉप साबित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप के मुकाबले की बात करें हम, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वहाँ पर भी बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं। क्या मेंटली प्रेशर इतना बढ़ जाता है इन खिलाड़ियों के ऊपर कि ये बड़े मैच में फ्लॉप हो जाते हैं? नहीं, देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन आप करिए। जी। बड़ा खिलाड़ी होता ही वो है जो बड़े मुकाबले में रन करे। जी। कोई खिलाड़ी बनते, देखिए विराट कोहली ने हमें
ऐसे ऐसे मैचेस में रन दिए हैं, ऐसी ऐसी पोजीशंस में जाके कि जहां बहुत असंभव सा लग रहा था मैच, जी कोहली वो चेस करवा देते थे। तो ऐसा नहीं है कि सर, मैं बड़े ऐसे ही आईसीसी रोहित मुकाबलों ने की भी मुख्य अगर तौर पर आपने बात कर रहा हूँ सर। जो आईसीसी के जो मुकाबले होते हैं, आई चाहे जी जी आईसीसी मुकाबलों, अगर आप स्पेसिफिक आईसीसी मुकाबलों की बात करें तो हमारी पूरी टीम, जी बड़े खिलाड़ी ही नहीं, हमारी पूरी टीम आईसीसी मुकाबलों में अच्छा नहीं खेल पा रही है पिछले जी। काफी समय से। तो सर इतना जब इतना से खास तौर से जी धोनी जी धोनी का डाउनफॉल हुआ है, धोनी तब से ये परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। जी सर, क्या प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आपके ऊपर, आप पूरी टीम आपका अच्छा नहीं कर पाती है? देखिए वो प्रदर्शन का जो प्रेशर है वो सब पे होता है, जी कोई भी खिलाड़ी हो। और एक टीम का टेम्पो बना के जो कप्तान लेके चलता है, वो एक कप्तान और मैनेजमेंट का काम होता है। जी सर मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं वही सही है कि आईसीसी ट्रॉफीज के मैचों में हमारे खिलाड़ी उसको ज्यादा प्रेशर में ले लेते हैं। जी शायद इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकल पाती जी। आईसीसी ट्रॉफी। क्योंकि सर अगर हम बात करें, कुछ ऐसे मुकाबले हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, न्यूजीलैंड के खिलाफ बात करें, जहां पर हमको हारना नहीं नहीं चाहिए था, हम वहां पर आसानी से जीत सकते थे, लेकिन उसके बाद भी हम हार जाते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप हो, वहां पर जो विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं और रविंद्र जडेजा, तो उसमें अच्छी पारी खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन जो हमारा मध्यक्रम होता है और जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं, वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, वनडे में 50 ओवर में आपके पास करीब 250 का आपके पास स्कोर था जो आपको चेज करना था। आप 2019 की शायद बात कर रहे हैं, जी सर। जब हम लोग, तो वो बहुत ही एक अजीब सी बात थी। अरे वो 2019 का वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो टी20 कप जी हुआ है, हाँ उसमें जी भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम लोग इतने कम रन बना पाए, 110 रन बना पाए। बहुत शर्मनाक स्थिति थी वो। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हमारी समझ में नहीं, मुझे लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ वाली बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि पाकिस्तान की हार के बाद हम जबरदस्त प्रेशर में आ गए, बहुत जबरदस्त प्रेशर में थे खिलाड़ियों का। मैं तो वो मैच पूरा देखा था बैठ के, कि खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी ज्यादा दबी हुई, इतनी ज्यादा निगेटिव थी कि जैसे पाकिस्तान से हम हार गए तो पता नहीं क्या हो गया। जी अभी पूरे वापसी का मौका था, अगर न्यूजीलैंड को हरा देते तो तब भी हम वर्ल्ड कप में बने रहते। जी लेकिन वो न्यूजीलैंड से हम जो हारे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की हार की वजह से हारे। जी सर। तो सर कहीं ना कहीं उसमें प्लेइंग 11 में भी आपको दिक्कत देखने को मिली होगी, क्योंकि आपने अश्विन को आपने मैच खिलाए थे, उससे पहले प्रैक्टिस मैच अश्विन को आप खिलाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैच के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करने के बाद भी आप उनको पहले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाते हैं। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करते हैं। आपकी जो टीम रहती है आप उसी के साथ मैदान पर उतरते हैं, चहल को आप वो टीम से बाहर कर देते हैं। निश्चित रूप से उस मैच में अश्विन का खेलना बहुत जरूरी था। जी सर। अश्विन को बाहर नहीं किया जाना चाहिए था, और हारी हुई टीम को कंटिन्यू करना वो भी सही नहीं था। हमें एक आध चेंजेस, क्योंकि उसके टीम के मॉरल पे असर पड़ता है। जी तो निश्चित रूप से उसमें एक आध बदलाव होते तो शायद हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना खराब प्रदर्शन नहीं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पास एक आज अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करें, गेंदबाजी करें, फील्डिंग करें और इस दूसरे वनडे को अपने नाम करें, क्योंकि आप जिस तरीके से तीसरे वनडे में आपको मुकाबले खेलने हैं, हो सकता है आप वहाँ पर युवा खिलाड़ियों को मौका दें, जो कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक फायदेमंद बात रहने वाली है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।